उसके बाद एरेज में आपके पास है 2D एरेज, दैट इज 2 डायमेंशनल एरेज। तो जब 2 डायमेंशन हो जाती हैं तो उसे हम मैट्रिक्स या टेबल भी कह सकते हैं। सो क्योंकि वहां पर जो डेटा है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होता है। सो योर 2D एरे अरेंजेस योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें आप डेटा टाइप बताते हो, आप एरे का नाम बताते हो। In first square bracket, you write the number of rows. In second square bracket, you write the number of columns. ठीक है? हाँ, ऑपरेशंस पे आता है तो वैसे तो आप सिर्फ थ्योरेटिकली लिखोगे, क्योंकि अगर 5 नंबर तक का आया तो आप सारे ऑपरेशंस का कोड तो नहीं लिख के दिखा सकते। स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए आता है तो आप कोड लिख के दिखा सकते हो। ठीक है? गुड इवनिंग चेतन, गुड इवनिंग शौर्य। फाइन। सो 2D एरे में हम 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बताएंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ले लिया int a 35। सो int a 35 का क्या मतलब है कि इसमें 15 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, 3 रोज होंगी, 5 कॉलम्स होंगे। और इनकी अगर हम पोजीशन देखें तो पहला एलिमेंट होगा 0 रो 0 कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। फिर है आपके पास A01, A02, A03 and A04. Then you have A10, A11, A12, A13, A14. Then A20, A21, A22, A23, A24. So this is how we're going to take our matrix. ठीक है? So 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 हो गया, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 like this. So ये आपके पास elements है। ये जो मैट्रिक्स है अब ये भी तो कंटिग्यूअस एरे में स्टोर होगी, क्योंकि एरेज आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है? सो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में अगर ये स्टोर होता है और मान लेते हैं कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस 500 है, तो एक इंटीजर अगर 4 बाइट्स ले रहा है तो ये 500 पे है, तो अगला किस पे होगा? 504 पे, समथिंग लाइक दैट, है ना? सो इफ दिस इज एट 500 तो ये होगा 504 पे, ये होगा 508 पे, ये 512 और ये 516। तो एक रो 20 बाइट्स ले रही है, अगली रो 520 से शुरू होगी, उससे अगली 540 से शुरू होगी। सो जब हम इस तरह से लेते हैं 2D एरे को कि भाई पहले मेरी पूरी फर्स्ट रो स्टोर होगी मेमोरी में, और उसी के आगे मेरी पूरी सेकेंड रो स्टोर होगी, फिर उसी के आगे मेरी तीसरी रो स्टोर होगी। सो दैट इज कॉल्ड रो मेजर मैट्रिक्स या रो मेजर 2D एरे, जहां पर हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा पहले फर्स्ट रो स्टोर होती है मेमोरी में, फिर सेकेंड रो स्टोर होती है, फिर थर्ड रो स्टोर होती है। अगर हम इसको ऑपोजिट ले लें कि भाई हमारे पास ठीक है ये पोजीशंस हैं A00, A01, A02, A03, A04, then I have A10, A11, A12, A13, A14, A20, A21, A22, A23, A24. So we have these positions, लेकिन इसमें जो एड्रेसेस हैं वो कुछ इस तरह से स्टोर हो रहे हैं कि ये 500 पे है तो पहले पूरा कॉलम स्टोर होगा, 504, 508, फिर ये 512 आ गया, so this will be 516 and 520. So this is going to be 524, 528, 532. So 536, 540, 544, 548, 552, जो भी आपका आएगा। ठीक है? तो वो आप यहाँ पर ऐसे लेते रहोगे। ठीक है? सो दिस इज बेसिकली जो भी है, अगर मैंने कहीं पे ऐड में गलत किया होगा तो वो आप देख लेना, बट या दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड कि भाई कॉलम वाइज अगर स्टोर हो रही है तो वो कॉलम मेजर है कि अगर मैट्रिक्स जो है वो पहले फर्स्ट कॉलम स्टोर होता है मेमोरी में, फिर सेकंड कॉलम स्टोर होता है, फिर थर्ड कॉलम स्टोर होता है, तो उसे हम कॉलम मेजर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर वो रो वाइज स्टोर होता है तो उसे हम रो मेजर मैट्रिक्स कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये बेसिक पॉइंट क्लियर है ना सबको? ठीक है? इसमें अगर आपको एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, वो कभी आया नहीं है आज तक, ये जरूर आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रो मेजर एंड कॉलम मेजर मैट्रिक्स, तो वो आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक है? बट अगर एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए मान लो आ जाए, ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि A24 का एड्रेस बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस एड्रेस प्लस
how many rows you have crossed. How many rows you have crossed? You have crossed 2 rows. For how many values? जितने maximum column है, plus the current column. So इसको I कर लो, ठीक है. So row major matrix का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? Base address plus ith row multiplied by maximum number of columns plus current column. इसमें वैल्यूज पुट करोगे आपको पता चल जाएगा A24 का एड्रेस क्या है. जैसे इसमें बेस एड्रेस था 500, I कितना है 2, मैक्सिमम कॉलम थे 5, J कितना है 4. सो 2 into 5 is 10, 10 plus 4 is 14. तो 514 आपका यहाँ पर 5 into 2 is 10. हाँ 10 into 5 14, 514. कुछ गलत कर रही हूँ मैं. अच्छा इंटू विड्थ तो किया ही नहीं, इंटू विड्थ भी तो होगा. 14 एलिमेंट्स क्रॉस करके आए हैं ना हम. सो 14 एलिमेंट्स हम क्रॉस करके आए हैं. 14 एलिमेंट्स ने मेमोरी कितनी ली है वो भी तो करना है. सो ये इंटू 4 भी होगा. सो 14 इंटू 4 कितना होता है? 14 इंटू 4 56. सो 556 आपका एड्रेस होगा A24 का, जो आखिरी एलिमेंट हमारा आ रहा है उसका. ठीक है. नमस्ते उदयांश. जैसे मान लो अगर मैं 516 का आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो 516 का कितना हो जाएगा? 500 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1, सो इंटू 4. सो ये कितना हुआ? 5 प्लस 1 6. इसमें ऊपर वाले में, सॉरी ये वाले में रो मेजर ये है ना. सो A11 का एड्रेस अगर हम निकाल रहे हैं तो 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4, सो दैट विल गिव मी 24. 500 प्लस 24 को ऐड करेंगे तो 524 आएगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विशिष्ट. नमस्ते उदयांश. सो R क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज. C क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है. तो आपके फॉर्मूलाज में बेसिकली क्या है? जो BA है दैट स्टैंड्स फॉर बेस एड्रेस. R is maximum number of rows. C is maximum number of columns. I is current row. J is current column, assuming कि आपका रो कॉलम 0 से शुरू हो रहा है. ठीक है. सो लोअर बाउंड हम यहाँ 0 लेके चल रहे हैं. जब ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में होते हैं तो लोअर बाउंड 0 के अलावा कुछ और भी लिया जा सकता है. ठीक है. तो इसके हिसाब से जो रो मेजर मैट्रिक्स है उसमें एड्रेस ऑफ AIJ का फॉर्मूला जो होगा वो होगा बेस एड्रेस प्लस I इंटू C प्लस J इंटू विड्थ ऑफ अ सिंगल एलिमेंट. और अगर ये कॉलम मेजर हो जाती है तो हम कॉलम्स को पहले क्रॉस कर रहे होंगे. तो एड्रेस ऑफ AIJ का फॉर्मूला होगा बेस एड्रेस प्लस J इंटू नंबर ऑफ रोज प्लस I इंटू विड्थ. तो I की जगह J की जगह I हो जाएगा और C की जगह पर R आ जाएगा. ये फॉर्मूलाज है. ठीक है. अब दृष्टि सिंह की दृष्टि ने क्वेश्चन भेजा है, चलो देखते हैं. भेजा है एन एरे x माइनस 15 फिर 10 है फिर 15 to 40 है, रिक्वायर्स 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज और आपको बेस एड्रेस दिया हुआ है दैट इज द बिगिनिंग लोकेशन इज 1300. डिटरमिन द लोकेशन ऑफ x बाय यूजिंग रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर. तो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है उसमें और इसमें क्या फर्क है? ठीक है. उसमें और इसमें जो फर्क है वो ये है कि यहाँ पर लोअर बाउंड 0 नहीं है. ठीक है. हमने जो फॉर्मूला किया उसमें भी एज्यूम्ड कि हमारी जो पोजीशन है फर्स्ट एलिमेंट की वो 0 है. ठीक है. सो आवर फर्स्ट एलिमेंट इज एट पोजीशन 0 और उसके आगे हम अपना मेमोरी को चला रहे हैं. पर यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर आपका जो पहला एलिमेंट है वो -15 इंडेक्स पे है रो वाला और जो कॉलम वाला है वो 15 इंडेक्स पे है. तो इसमें कुछ नहीं होता है. इसमें सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला आपका जो है वो चेंज होगा. और वो फॉर्मूला में क्या चेंज होगा यहाँ पर कि जस्ट अ मिनट आई नीड टू ओपन व्हाइट बोर्ड. ठीक है. सो फॉर्मूला में क्या चेंज होगा कि जहां पर आप I और J लिख रहे हो ना, बस उसमें से आपको I माइनस लोअर बाउंड ऑफ I लेना है, लोअर बाउंड ऑफ रो लेना है और जहां पर हम J लिख रहे थे वहां पर J माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम लेना है.
दूसरी चीज जो यहाँ पर डिफर करेगी वो होगा आपका टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमें पहले सीधा सीधा पता था कि भाई रोज आपके पास 10 हैं, कॉलम्स आपके पास 50 हैं, कुछ भी ऐसा। पर यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स कैसे कैलकुलेट होंगे? तो आपकी जो रोज है वो -15 से लेके 10 तक जा रही है। तो हाउ मेनी रोज आर देयर? उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास जो इंडेक्स है वो 2 से लेकर 7 तक जा रहा है ना, 2 से लेकर 7 तक जा रहा है, मतलब आपके पास 2 3 4 5 6 7 ये वैलिड इंडेक्स है। सो इसका मतलब क्या हो गया? 7 - 2 + 1, सो 5 + 1, 6 एलिमेंट्स हुए मेरे पास, ठीक है। अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ओके। एज पर सी अगर हम कहते हैं 10 रोज हैं और इंडेक्स हमारे पास 0 से 9 तक जा रहे हैं, तो आप सीधा अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड भी ले सकते हो। तो वो आप अपनी अजम्पशन ले सकते हो पेपर में कि आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी जो आपको वहां पर कंफर्टेबल लगे। जैसे अभी जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम इसमें +1 करेंगे तो आपका नंबर जो है वो मुश्किल होगा कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि यूजुअली जब नंबर्स 5 या 10 के मल्टीपल्स होते हैं, सो इट्स इजी टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस, राइट। तो ये जो आपके फॉर्मूलाज हैं इनमें बस डिफरेंस कहाँ पर आ जाएगा? आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आर, जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगा जो ये क्वेश्चन हमें भेजा है। सो इस क्वेश्चन में आपको कहा है रो है -15 to 10, ठीक है। सो -15 is your lower bound of R, upper bound of R is 10, lower bound of column is 15 and upper bound of column is 40, राइट। आपको निकालना है x 525 का। सो यू हैव टू फाइंड आउट ऑफ 525। बेस एड्रेस गिवन है 1300, fine। So first of all I have to find out the number of values of rows. So upper row minus lower row, that is 10 minus of -15। तो ये तो हमारे पास फिर भी होगा कि एक नंबर आ गया, जैसे कि प्लस हो जाएगा, सो इट विल बिकम 25। सो 25 नंबर ऑफ रोज है, +1 करेंगे तो 26 होगा। कैलकुलेशन में आगे जाकर आपको दिक्कत होती है। सो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, सो 40 - 15, सो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा? अपर बाउंड ऑफ सी माइनस लोअर बाउंड ऑफ सी, सो 40 - 15, सो दैट इज गोइंग टू बी अगेन 25, है ना। 25 भी बना। सो दोनों में 25 रोज हैं, 25 कॉलम्स हैं। सो ये हो गया मेरे पास। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो रो मेजर का फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें? रो मेजर का फॉर्मूला है बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इनटू विड्थ। विड्थ हमें दी हुई है क्वेश्चन में 4, लिखा हुआ है ईच एलिमेंट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स। सो विड्थ आपको 4 दे रखी है, ठीक है। सो यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज पुट कर दो। ये हो गया 1300 प्लस आई कितना है आपको निकालना है x 525। सो 5 मेरा आई हो गया। लोअर बाउंड ऑफ r कितना था? -15 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज 25 प्लस j कितना है आपका? 25। लोअर बाउंड कितना है? 15। लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इज 15, ठीक है, इनटू विड्थ विच इज 4। सो अब ये हो जाएगा 5 माइनस -15 इज 20, सो 20 इंटू 25 प्लस 25 माइनस 15 विल बी 10 इंटू 4, और इसको ऐड किस में कर रहे हो? 1300 में। सो 1300 प्लस, सो 20 इंटू 25, सो 25 इंटू 2 इज 50, 500 हो गया, 510, राइट। सो 510 मल्टीप्लाइड बाय 4, so this is going to be 2040। So 1300 plus 2040 which is going to be 3340। so ये आपका एड्रेस आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। और ऐसे ही अगर अब आप इसको कॉलम मेजर में निकालोगे तो सेम फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज पुट करोगे। बस क्या हो जाएगा, जहां पे i माइनस एल आर है वहां j माइनस एल सी कर दो, जहां पर c है वहां पर r हो जाएगा, और पीछे आपका चेंज हो जाएगा। सो दैट वुड बी एज पर कॉलम मेजर। आई होप क्लियर है ये सबको। ठीक है, समझ आया? अभी समझ आया?
ये विशिष्ट 39 पे लिखा है, एक बार फिर बता दो। अब तो 43 हो गए। अब समझ आ गया आगे का सुन के विशिष्ट? दिस वाज द क्वेश्चन इफ यू मिस्ड एनीथिंग। क्लियर है? सो अगर आपको सिर्फ इतना ही आ जाता है कि रो मेजर कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करो तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको बेसिक आता है नॉर्मल सी वाले हिसाब से तो वो भी कर सकते हो, और अगर इतना मतलब कॉम्प्लेक्स आता है तो वो इस तरीके से होता है। दीज आर द फॉर्मूलाज विच यू हैव टू रिमेंबर। बस वैल्यूज पुट करनी है और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। सो यू शुड बी एबल टू डू इट प्रॉपरली। ठीक। सो ये हो गया हमारा एड्रेस कैलकुलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे। ठीक है। अब क्या है कि 2D एरे में आपने रिप्रेजेंट तो कर दिया, you've represented in 2D array. Now what's the thing? In your two-dimensional array, अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है, इफ यू हैव टू इनपुट समथिंग, ठीक है, आपको प्रोग्राम भी तो आ सकता है 2D एरे के ऊपर। सो बेसिक प्रोग्राम जो है, हाँ, लोअर बाउंड ही सब्ट्रैक्ट करना है, अपर बाउंड नहीं करते सब्ट्रैक्ट, ओनली लोअर बाउंड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। आई में से लोअर बाउंड ऑफ रो, जे में से लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। ठीक है। अब आपको मैट्रिक्स के ऊपर प्रोग्राम आना चाहिए, जैसे कि अगर आपको प्रोग्राम लिखने के लिए आ जाए टू प्रिंट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, टू प्रिंट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट, टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, तो ये सारे प्रोग्राम्स आप अपने रिवाइज करके जाओगे क्योंकि ये आ सकते हैं। पर जब भी हमें एक मैट्रिक्स को प्रोसेस करना है, वी ऑलवेज यूज अ 2D एरे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक मैट्रिक्स इनपुट करके उसका ट्रांसपोज प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर अपना हैश इंक्लूड वगैरह किया, अपना कोड लिखना शुरू किया, और मैं यहाँ पर एक फिक्स साइज की मैट्रिक्स ले रही हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ऑफ साइज 3/5। इसको मुझे इनपुट कराना है और इसका ट्रांसपोज प्रिंट कराना है, बस इतना सा काम करना है। तो मैंने पहले यूजर को बोला एंटर दी मैट्रिक्स elements. So user is going to enter the matrix elements. So I is 0, I less than 3, I plus plus. For j is equal to 0, j less than 5, j plus plus. स्कैन कर लिया हमने, लाइक दिस। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया। सो एंटर द मैट्रिक्स एलिमेंट्स हो गया। सो एंटर्ड मैट्रिक्स इज, अगर आप प्रिंट करा रहे हो, आप चाहते हो हर रो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, तो जब आप शुरू करोगे आप यहाँ पर एक पहले खाली न्यू लाइन दे सकते हो, सो दैट इट्स प्रिंटेड ऑन द नेक्स्ट लाइन। खैर ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, वो आपका रन करके तो देखेंगे नहीं, उन्होंने ये देखना है कि आपने लूप सही लगाया या नहीं। सो आउटर लूप विल वर्क फॉर द नंबर ऑफ रोज, इनर लूप विल वर्क फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। \d %d aij। सो इससे तो जो मैंने मैट्रिक्स इनपुट की है वो ही प्रिंट हो जाएगी। नाउ यू वांट कि आप इसका ट्रांसपोज प्रिंट कराओ, तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज कॉलम्स बन जाते हैं और कॉलम्स रोज बन जाते हैं। ठीक है। सो जब आपको इसका ट्रांसपोज प्रिंट कराना है तो आप लूप रिवर्स कर दोगे। सो ट्रांसपोज में दो ऑप्शन है, या तो पूरा का पूरा लूप ही रिवर्स कर दो। पूरा का पूरा लूप रिवर्स करने का मतलब क्या है कि ये जे वाला लूप ऊपर हो जाए, आई वाला लूप नीचे हो जाए, पूरा का पूरा ही ऑल मतलब इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, सब चीजें चेंज हो जाए। सो आप ये लूप पूरा ऊपर, वो लूप पूरा नीचे करोगे और aij प्रिंट करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसमें नंबर चेंज करते हो, यहाँ ऊपर आप 5 कर देते हो और यहाँ 3 कर देते हो, आई और जे यहीं रहने देते हो, तो फिर आपको यहाँ आई और जे बदलने पड़ेंगे। सो दैट्स टोटली अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू प्रिंट इट। ठीक है। सो अगर मैं ये लूप आई वाला ही ले रही हूँ बाहर, I'm taking I, लेकिन उसका मैंने नंबर चेंज कर दिया, तो मुझे अंदर AJI करना पड़ेगा। सो मैंने इसको I लेस देन 5 कर दिया। ठीक है। न्यू लाइन प्रिंट किया, J लेस देन 3 कर दिया,
और अब मैं प्रिंट क्या करूंगी, AJI. दिस इज हाउ वी प्रिंट ट्रांसपोज. तो बेसिकली 2D एरे जब भी प्रोसेस होगा तो आपको नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना है. ठीक है. So that's how we work on 2-dimensional arrays. You can have multi-dimensional arrays also. Multi-dimensional का मतलब है 3 dimensions, 4 dimensions भी हो सकती हैं, but we hardly use them. So 3-dimensional array क्या होते हैं, जिसमें अगर आप दे दो int a, मान लो मैंने लिखा int a 435. So this is 3-dimensional. ठीक है. So multi-dimension हो गए. इसका क्या मतलब है, 4 matrices of size 3/5. So 15 into 4 कितना हुआ, 60 एलिमेंट स्टोर होंगे. और लूप कितने लगेंगे, 3. तो आप इसमें ले सकते हो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस. इसके अंदर हम ले सकते हैं फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस. फिर उसके अंदर आ जाएगा k इज इक्वल टू 0, k लेस देन 5, k plus plus, and you can scan, print or whatever operation you want to perform on your a i j k. ठीक है. तो इसमें आपकी पोजीशंस कैसे बनेगी कि पहले a 0 पे 0 0 0 1. अब जैसे ये 2 3 की जगह मान लो 3 2 होता है, यहाँ पर 3 2 3 rows 2 columns. तो ये होता a 0 0 0 a 0 0 1. फिर ये 0 ही रहता, ये 1 0 1 1 हो जाता, ये 0 ही रहता, ये 2 0 2 1 हो जाता. फिर ये इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा, फिर ये a1 0 0 हो जाएगा, a1 0 1, a1 1 0, a1 1 1, a1 2 0, a1 2 1, like that. Got it? मल्टी डायमेंशनल एरे समझ आया? अब इसके बाद आती है स्पार्स मैट्रिक्स. सो स्पार्स मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें क्या होता है, व्हाट इज अ स्पार्स मैट्रिक्स? What do you understand by sparse matrix? Maximum zeros होते हैं. So matrix with maximum number of zeros. So इसमें आपके पास नॉन जीरो वैल्यूज बहुत कम होती हैं, मैक्सिमम वैल्यूज हमारी जीरो होती हैं. So that is called sparse matrix. So a matrix with maximum number of zeros is called sparse matrix. ठीक है. तो sparse matrix is something like that कि मान लो अगर 5x5 की आपकी matrix है तो it is like 8 0 0 0. Used for optimization, ML simulation. Very good. Something like this. So this is my 5x5 matrix. इसमें आपसे बस पूछ सकते हैं स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या है, और आपसे पूछ सकते हैं हाउ कैन यू रिप्रेजेंट स्पार्स मैट्रिसेस इन द मेमोरी. ठीक है. सो स्पार्स मैट्रिक्स को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है एरे रिप्रेजेंटेशन. एरे रिप्रेजेंटेशन में हम 3 एरेज का यूज करते हैं जिन्हें हम टपल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं. So you can call it tuple representation, vector representation और array representation. It means the same thing. Triplets use करने पड़ते हैं. So आप यहाँ पे रो नंबर स्पेसिफाई करोगे, कॉलम नंबर स्पेसिफाई करोगे और वैल्यू जो कि नॉन जीरो है, जैसे कि ये 8 है. So ये रो नंबर 0 पे है, कॉलम नंबर 0 पे है, वैल्यू है 8. उसके बाद ये 10 है, ये रो नंबर 1 है. ठीक है. ये रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 3 है. यहाँ पे मेरे पास 10 है. सेकेंड रो में कुछ भी नहीं है. थर्ड रो में मेरे पास 1 पोजीशन पे 23 है. फोर्थ रो में मेरे पास 3 पोजीशन पर 18 है. सो वी ओनली स्टोर द पोजीशंस एंड द वैल्यूज जो कि नॉन जीरो है. तो हम सिर्फ उसी को ही यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं. एंड इसका प्रोग्राम भी हमने बनाया था जब हमने स्पार्स मैट्रिसेस पढ़ा था.
ठीक है, तो वो प्रोग्राम आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। प्रोग्राम आने के चांसेस कम होते हैं, बट यस आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ स्पार्स मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ 3 टपल्स और ट्रिपलेट्स, राइट। दूसरा तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ नेस्टिंग ऑफ लिंक लिस्ट। सो आप एक लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में भी इसको स्टोर कर सकते हो। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में आपके पास एक हेड होगा जिसके अंदर रो नंबर स्टोर्ड होगा, फिर एक पॉइंटर होगा अगली रो का, और एक पॉइंटर होगा कि इसमें कितनी वैल्यूज है। सो कॉलम नंबर है 0, वैल्यू है 8, आगे आ गया नल। ठीक है, अगली रो आपकी कौन सी आई, 1, फिर इसमें आपकी वैल्यू कहाँ पर है, 3 में क्या है, 10, और यहाँ पर हो गया नल। 2 पे मेरे पास कुछ है नहीं, फिर अगली रो है 3। ठीक है, सो अगली रो आपके पास 3 है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 1 पे क्या है, 23, और फिर हो गया नल। और यहाँ पर जब हम गए तो वी हैव 4, इसके आगे कोई और रो नहीं है, इसके आगे है 18। मान लो इसमें एक और वैल्यू होती, सो 3 पे 18 है, अगर यहाँ पर एक और होता 20, तो इसमें यहाँ पर ऐसे स्टोर हो जाता, और इसमें इसी के आगे पॉइंटर आता जहां पर स्टोर हो जाता, 3 में तो है ही, 4th पोजिशन पे 20 है। सो इट विल स्टोर लाइक दिस। हाँ, फर्स्ट इज फॉर आई, इसका मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड रुको। ठीक है, और ये हम यहाँ कहीं से इसको स्टार्ट कर रहे होते, तो इसमें जो आपका रो वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, सो इसमें जो आपका स्ट्रक्चर होगा रो वाला, उसके अंदर क्या क्या स्टोर होगा, रो नंबर, 10 pointed to the next row and pointer to the column। ठीक है, और स्ट्रक्ट कॉलम आपने अलग बनाया होगा, और स्ट्रक्ट कॉलम के अंदर आपके पास कॉलम नंबर होगा, वैल्यू होगी जो हम स्टोर कर रहे हैं, और आपके पास अगले वाले पॉइंटर का एड्रेस होगा नेक्स्ट का। सो दैट्स हाउ इट विल बी मेंटेन्ड। ठीक है, इसका कोड तो कभी आता ही नहीं है, अगर कोड करना भी पड़े तो आपको एरे वाला ही करना पड़ता है, जो आप कर सकते हो। बट आपको जब रिप्रेजेंटेशन बतानी है कि कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, देन डेफिनेटली आप दोनों को ऐसे एक्सप्लेन करोगे। मतलब आगे कुछ नहीं है ना, नल का मतलब है फर्दर देयर इज नो वैल्यू। सो जहां पर नेक्स्ट पार्ट में नल आ गया, दैट मीन्स उसके आगे कोई कॉलम या कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। आपसे हुआ नहीं विशिष्ट वो, डिड यू ट्राई सॉल्विंग इट? अभी कराती हूँ, पहले एक बार हैशिंग खत्म कर लेते हैं फिर कराती हूँ। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर यूनिट 1 इज हैशिंग, जो लास्ट टॉपिक आपका उसके अंदर है। ठीक है, हैशिंग क्या होता है? सो हैशिंग इज बेसिकली अ सर्चिंग टेक्निक। ठीक है, हम सर्चिंग के लिए लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च यूज करते हैं। ठीक है, सो आप लीनियर सर्च के थ्रू कर सकते हो, बाइनरी सर्च के थ्रू कर सकते हो, बट उन सब में एल्गोरिदम चलता है। हैशिंग इज अ टेक्निक जिसमें आपका एल्गोरिदम नहीं होता, इसमें एक हैश फंक्शन होता है और एक की होती है। सो जो भी हमारा डेटा है वो की बेस्ड सर्च होता है। सो इट इज अ की बेस्ड सर्चिंग टेक्निक। सो ये एक की बेस्ड सर्चिंग टेक्निक है। इसमें जैसे मान लो आपका स्टूडेंट का डेटा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली नंबर्स, कोई भी बड़ा डेटा भी हो सकता है। स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, एज अ स्ट्रक्चर हम इसको स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से जो एडमिशन नंबर है वो की तरह बिहेव कर रहा है। सो दैट इज द की। तो वो की जाएगी एक हैश फंक्शन में,
वो हैश फंक्शन काम करेगा और एक आपको रिजल्ट देगा। जो रिजल्ट है वो एक तरह से मेमोरी का एड्रेस बताएगा कि किस जगह पर आपका डेटा स्टोर्ड होगा। ठीक है, जैसे मान लो एडमिशन नंबर हुआ 2108 और फिर उस हैश फंक्शन ने इसके ऊपर कुछ कुछ काम किया। कुछ कुछ काम ये हो सकता है कि दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो भी एड्रेस आया उस एड्रेस पे जाके स्टोर कर दिया, या इन दोनों को ऐड कर लिया, जो एड्रेस आया वहां जाके स्टोर किया। सो कोई भी फंक्शन हो सकता है, एनी फंक्शन कुड बी डिफाइंड, जो कि ये डिसाइड करेगा कि मेमोरी में आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है। तो जब भी हमारे पास ये की आती है, हम सीधा वो कैलकुलेशन करते हैं, उस जगह पे जाके स्टोर कर देते हैं, या उस जगह को कैलकुलेट करके उसी जगह से फेच कर लेते हैं। तो एक एक पोजीशन पे जाके कंपेयर करने की देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कहाँ पे पड़ा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका, बहुत सिंपल वाला। मेरे पास एक एरे है, दिस इज माय एरे ऑफ साइज 10। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड मुझे कहा गया है कि आपको नंबर्स को यहाँ पर स्टोर करना है। ठीक है, आपको नंबर्स को यहाँ पर स्टोर करना है। और अब हमने यहाँ पर ऑपरेशन क्या लिया है, रिमाइंडर ऑपरेशन। रिमाइंडर ऑपरेशन मेरा हैश फंक्शन है। सो मेरा हैश फंक्शन क्या है, मॉड यहाँ पर। सो हैश फंक्शन मैंने यहाँ पे जो यूज किया है वो रिमाइंडर, मतलब आप मॉड कह लो। तो जो भी वैल्यू इंसर्ट होने के लिए आएगी, जैसे कि 56 आया, अब 56 को मैंने मॉड किया एरे के साइज से जो कि 10 है। सो 56 मॉड 10 किया तो क्या आएगा, 6। तो मैंने इसको सीधे यहाँ पर स्टोर करा दिया। तो मेरे को ये देखने की जरूरत नहीं है कि 56 कौन सी पोजीशन पे स्टोर्ड है। अब अगर मैं इसमें सर्च कर रही हूँ कि बताओ 56 एरे में है या नहीं, तो आप 56 को 10 के साथ मॉड करोगे, देखोगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6। देखोगे कि क्या 6 पोजीशन पे 56 है। अगर 6 पोजीशन पे 56 है तो फाउंड, और अगर नहीं है तो नॉट फाउंड, क्योंकि इसमें आगे पीछे होने का तो चांस ही नहीं है ना। जो हैश फंक्शन के थ्रू रिजल्ट आएगा उसी पे ही हो सकता है, या तो वहां होगा या वहां नहीं होगा। तो लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधे सीधे एक की गई, उस की के बेसिस पे कुछ कैलकुलेट हुआ, और जो कैलकुलेट हुआ उस पे जाकर हमने चेक करा लिया। अगर मैच होता है तो फाउंड, अगर मैच नहीं होता तो नॉट फाउंड। सो यू कैन क्लियरली सी कि ना तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन आएगी, ना ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एन आएगी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1। सिंपल, आपने फंक्शन से कैलकुलेट किया, जाके चेक किया भाई मैच करता है या नहीं करता, या तो करेगा या नहीं करेगा, सिंपल। ऐसे अगर आपके पास 72 है तो वो स्टोर कहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे। अगर आपके पास 84 है वो स्टोर कहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे। ठीक है, आपके पास 97 है वो स्टोर होगा यहाँ पे। आपके पास 50 है तो वो यहाँ पे स्टोर होगा। 41 है तो वो यहाँ पे स्टोर होगा। सो इट स्टोर्ड एज पर द रिमाइंडर। इतना पॉइंट समझ आ गया। हाँ, ये डायरेक्ट एक्सेस है। ठीक है, सर्चिंग तो इसमें बड़ी फास्ट है, पर इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप एक वैल्यू जो है उस पे, मतलब एक जो हैश फंक्शन की रिजल्ट आ रहा है उस पे एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाओगे। जैसे 6 आया, अब वहां पे 56 स्टोर हो गया। अगली बार मेरे पास 26 आया तो मैं 26 को यहाँ स्टोर ही नहीं कर सकती। 26 कैन नॉट बी स्टोर्ड ओवर हियर, क्योंकि अब क्या है, वहां तो पहले से 56 है। सो सिंस वहां पे ऑलरेडी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू तो नहीं जा सकती। इसे कहते हैं कोलिजन। तो हैशिंग में यही पूछा जाता है पहले तो कि बताओ हैश फंक्शन है क्या, उसको आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हो। और कोलिजन क्या होता है, जब एक से ज्यादा वैल्यूज सेम लोकेशन पे मैप हो, मोर देन वन वैल्यू, राइट विशिष्ट, मोर देन वन वैल्यू मैप्ड टू सेम लोकेशन। सो जब एक से ज्यादा वैल्यू सेम लोकेशन पे मैप करती है उसे हम कोलिजन कहते हैं। फाइन, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। अब कोलिजन है तो कोलिजन रिजॉल्व भी तो करना पड़ेगा, है ना। सो कोलिजन रिजॉल्व करने की एक सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि आप यहाँ पर वैल्यूज को मत स्टोर करो, यहाँ पॉइंटर्स स्टोर कर लो। जब पहली बार 6 आएगा तो वो फर्स्ट मेमोरी को एलोकेट करेगा, वहां 56 को स्टोर कर देगा। अगली बार 6 आएगा तो वो उसी लिस्ट में आगे 26 को स्टोर कर देगा। सो इससे भी नॉर्मल लीनियर और बाइनरी सर्च से तो काफी ज्यादा फास्ट सर्चिंग हो जाती है, क्योंकि उसको सिर्फ चेन में ही ढूंढना है, बाकी के एरे में नहीं ढूंढना। तो 6 रिमाइंडर आया तो जो 6 के आगे चेन बनी हुई है, जो 6 के आगे लिंक लिस्ट है, उसको सिर्फ उसी में ही ढूंढना है।
नॉट इन रेस्ट ऑफ इट. तो स्टिल सर्चिंग फास्टर है, बट ये तरीके से आप कोलिजन को रिजॉल्व कर सकते हो. गेटिंग इट? So this is your hashing. So ये आपका पिछले साल का पेपर है. अच्छा, ये दृष्टि ने लास्ट ईयर वाले में से पूछा क्वेश्चन. So this is 2024. ठीक है. Give properties of a good algorithm. Explain how performance analysis of algorithm can be measured using your big मतलब asymptotic notations, जिसमें आप अपना ओमेगा, थीटा एंड उसको एक्सप्लेन कर सकते हो ओम को. डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस विद एग्जांपल, ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया कैसे होगा. एक्सप्लेन एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये ग्राफ का क्वेश्चन है. लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, गिव 4 एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ. इसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, एडवांटेजेस मैंने सारी लिख दी है, तो आप इसमें से लर्न कर सकते हो. आई शेयर दिस अभी in the group. Let it open. Binary search tree, construct a binary search tree, explain the different type of queues, explain 4 techniques to perform hashing, and also give 2 methods of collision resolution. ठीक है. So यहाँ पर क्या है, define hashing and explain at least 4 techniques to perform hashing, and also give 2 methods of collision resolution. अब देखो इसमें इन्होंने काफी कुछ पूछ लिया. एक तो हैशिंग आप एक्सप्लेन करोगे. नाउ हैशिंग के आपको 4 तरीके बताने हैं. एक तो मॉड हो गया, ठीक है. फिर एक होता है मिड स्क्वायर, कि जो मिडिल के 2 डिजिट्स हैं उसका स्क्वायर निकाल लो. फोल्डिंग मेथड होता है. फोल्डिंग मेथड में क्या होता है कि जो भी आपका नंबर है उसको मिड में से डिवाइड करके उसको आपस में ऐड कर देते हैं डिजिट्स को. जैसे कि अगर आपके पास 7 8 3 4 है, तो ये 8 इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा. दिस इज फोल्डिंग मेथड. मतलब अगर हम इसको फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ 3 यहाँ 4 आएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, 11 11 बाय चांस. सो दैट वाज इट. ठीक है. सो रिमाइंडर हो जाता है, फोल्डिंग हो जाता है, मिड स्क्वायर हो जाता है कि मिडल एलिमेंट्स जो है यहाँ पे 83 उसका स्क्वायर निकाल लो. सो इस तरीके से आपको 4 टेक्निक्स लिखनी है. और कोलिजन रेजोल्यूशन के लिए आपके पास 2 टेक्निक्स होती हैं. एक तो वो चेनिंग मेथड हो गया जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है. और दूसरा मेथड आपका हो जाता है फर्दर हैश फंक्शन, कि अगर एक हैश फंक्शन लगाने से कोलिजन हो रहा है तो हम नेस्टिंग ऑफ हैश फंक्शन यूज कर सकते हैं. फिर अगला हैश फंक्शन लगा सकते हो जिससे आपके पास डिफरेंट वैल्यू आएगी. दैट कैन बी डन. ठीक है. अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, consider a given list of numbers in sorted order, write a program to search an element 80 in a given list using binary search, show all the steps. तो इसमें आपको प्रोग्राम भी लिखना है और आपको स्टेप्स भी शो करने हैं. तो आप 10 20 30 40 50 60 70 80 90 को सर्च कर रहे हो. ठीक है. और 10 से 90 तक है. सो हाँ जी, वही तो बोल रही हूँ देयांश. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अभी भेज दूंगी आपको. आई सेंड यू इन एन आवर. 1 घंटे तक भेज देती हूँ. मेरे को उसको बस फाइनल एडिटिंग करनी है. आई सेंड यू टुडे इटसेल्फ. अब देखो ये है आपका क्वेश्चन. आपको इसमें 80 ढूंढ के दिखाना है. बाइनरी सर्च का कोड तो आप कर ही लोगे.
अब इसमें 80 ढूंढने के लिए क्या होगा, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 9 वैल्यूज हैं. सो हम यहाँ पर क्या लेंगे, बिगिनिंग इज 0, एंड इज 8. तो सबसे पहले आपके पास मिड कैलकुलेट होगा, 0 plus 8 upon 2 4. So this is your step 1. So step 1 में 0 1 2 3 4 this is mid. वो चेक करेगा कि a mid which is equal to 50 it is not equal to 80. तो हम चेक करेंगे कि क्या 80 जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो a mid से ज्यादा है. yes है तो आपका beginning change हो जाएगा. beginning should be mid plus 1. So in this case your beginning will become 5. So हम step 2 पे आ जाएंगे. स्टेप 2 पे आपका बिगिनिंग 5 होगा, एंड 8 होगा, एंड मिड विल बी टेकन एज 5 plus 8 upon 2. So that is 8 plus 5 13, 13 upon 2 will be 6 only. 6.5 तो वो लेगा नहीं, so it will be taken as 6. So this time मतलब आप जब पेपर में कर रहे होगे तो आपको ये एरे दोबारा से लिखना है स्टेप 2 के नीचे, और फिर दिखाना है कि अब आपका मिड ये आया है. सो अब आपका मिड ये आया है, तो हम यहाँ पर शो करेंगे कि ए मिड जो है वो है 70. इज इट इक्वल टू 80? नो, इट इज नॉट. इट इज नॉट. तो हम चेक करेंगे कि क्या 80 ए मिड से बड़ा है. हाँ है. सो अगेन बिगिनिंग शुड बी मिड प्लस 1. नाउ बिगिनिंग शुड बिकम 7. सो हम स्टेप 3 पे जाएंगे. स्टेप 3 पे आपका बिगिनिंग जो है वो 7 होगा, एंड जो है वो 8 होगा, और मिड आ जाएगा 7 plus 8 upon 2, which is going to be 7. So a mid, which is 80, is equal to 80. So found, and we stop. So step 3 में जाकर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि जो 80 है that is found at position 7. So इस तरीके से कुछ आपको एक्सप्लेन करना होगा. क्लियर है? और इसका कोड तो आपको पता ही है, वाइल लूप लगाकर आपको इसका कोड लिखना है, विच यू डन नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, सो उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है हर किसी को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? शैल आई रेज इट? अगला है राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द सिलेक्शन सॉर्ट ऑन द फॉलोइंग लिस्ट, शो ऑल द पासेस. तो आपको प्रोग्राम भी लिखना है, ठीक है, और पासेस भी करने हैं. वैसे तो अगर आप चूज करते तो इसमें स्पार्स मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी है. दोनों ही इजी हैं वैसे, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो. टोटली योर ओन प्रेफरेंस कि आप कौन सा करना चाहो. ठीक है, अब ये है आपका 45 67 23. कोई नंबर्स यहाँ पे पेस्ट कर देगा वहां से? मेरे को देखने पड़ेंगे बार बार जाके. 45 67. मैं इसको वर्टिकली लिख रही हूँ, आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, दैट इज अप टू यू. 23 30 42 15 78 39 48. So these are the elements. Selection sort का basic logic जो होता है वो ये होता है कि find out the smallest element from the array और उसे फर्स्ट वाले नंबर के साथ स्वैप कर दो बेसिकली. ठीक है, हम इसका कोड अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बट इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट हमें फर्स्ट पास में चाहिए होता है वो ये होता है कि सबसे छोटे नंबर को आपको 0 पोजीशन पर लेकर आना. तो उसके काम करने के तरीके अलग अलग हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. तो आप एक तरीके में ये कर सकते हो. पास 1 में हमने निकाला कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 15. तो आप उसको किसके साथ कर दोगे स्वैप? फर्स्ट वाले के साथ. तो हमने यहाँ लिखा स्वैप स्मॉलेस्ट एलिमेंट विथ पोजीशन 0. सो आपके पास 15 इधर आ गया. बाकी के एलिमेंट्स को हमने कुछ नहीं किया, वो वहीं के वहीं है. 45 इधर आ गया. नाउ यू हैव पास 2. पास 2 में फर्स्ट वाले को छोड़ के, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 1 फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 1 find the smallest element and swap it with the element at position 1.
So starting from here, the smallest element is 23. So we will swap. 15 वहीं का वहीं रहेगा, ये swap हो जाएगा 67 के साथ. So we have swapped it. Similar way, third step पास में जाओगे. पास 3 में, पास 3 यहाँ पर ही जाएंगे. इसमें से अब यहाँ से शुरू करके स्मॉलेस्ट निकालोगे, वो आएगा 30. So उसको जब हम स्वैप करेंगे तो 30 इधर, 67 इधर आ जाएगा. फिर आप अगले वाले में करेंगे तो आपके पास आएगा 39. सो इसमें हम यहाँ थे, फिर हम यहाँ थे, सॉरी, फिर हम यहाँ थे, अब हम यहाँ हैं. सो यहाँ पर हैं तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 15, 23, 30 में कोई चेंज नहीं होगा. यहाँ 39, ये वाले एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे और 39 की जगह पर 67 आ जाएगा. ठीक है. नाउ वी आर एट दिस पोजिशन. अब इनमें से बचे हुए में से आपने सबसे छोटा निकाला, वो खुद 42 ही है, तो स्वैप होके भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं. फिर अब आपको यहाँ पर, अब अगेन सबसे छोटा एलिमेंट 45 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसको आप नीचे वर्ड्स में लिख के एक्सप्लेन करोगे स्टेप में साथ साथ. इतना ज्यादा भी नहीं लिखना कि भाई ऐसे लगे कि पता नहीं क्या ही लिख दिया है, और इतना कम भी नहीं लिखना कि समझ ही ना आए. ठीक है. अब इसमें से छोटा कौन सा है, 48. So we will swap. So 15, 23, 30, 39, 42, 45, 48 इधर, 67, 78. अगला एक और स्टेप चलेगा, 67 खुद ही छोटा है, वहीं पर ही रह जाएगा. सो टोटल अगर आपके पास इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8, तो टोटल 7 पासेस में आपका जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा. सो एट एवरी स्टेप वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग एलिमेंट्स, और उसको करंट पोजीशन वाले के साथ आपने स्वैप कराना होता है. ठीक है. अब इसका कोड आप इस लॉजिक के हिसाब से भी लिख सकते हो, या जो हमने नॉर्मल किया हुआ है उसके हिसाब से भी लिख सकते हो. दैट इज टोटली अप टू यू. दोनों ही सही माने जाएंगे. अगर मैं इसके हिसाब से लिखती हूँ तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक लूप लगा रहे हैं जो कि 0 से लेकर n-1 टाइम्स चलेगा. ठीक है. और इसके अंदर आप क्या कर लेते हो, एक मिनिमम एलिमेंट है जिसको हम ai ही एज्यूम कर लेते हैं. फिर हम एक लूप लगाते हैं जो i के आगे से शुरू होगा, क्योंकि आपको उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट निकालना है. तो आप चेक करोगे कि अगर कहीं पर आपको ऐसा एजे मिल जाए जो मिनिमम से छोटा हो, ठीक है, तो आपको मिनिमम की वैल्यू को चेंज कर देना है. अलॉन्ग विद दैट वो पोजीशन भी हमें कहीं स्टोर करके रखनी है. तो पोजीशन में हमने इनिशियली आई रखा हुआ है, अब हम यहाँ पोजीशन में जे स्टोर कर देंगे. तो जब ये लूप खत्म होगा तो आपको पता होगा कि जो जे पोजीशन वाला एलिमेंट है वो पीओएस में है, मतलब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है. तो हमें बस क्या करना है यहाँ पे, स्वैप. स्वैप कैसे करेंगे, जो ए आई है, ठीक है, वहां पर जो पड़ा हुआ है वो हमने इनिशियली मेन में लिया था, उसको आपको स्टोर कराना है ए पोजीशन पर. सो ए पोजीशन पर ए आई चला जाए, और ए आई पे जो बाकी की लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट्स है वो आ जाए. दैट्स इट. सो ये आपका कोड हो गया फॉर द लॉजिक ओवर देयर. सो दिस इज हाउ वी कैन कोड. सो ऐसे कोई सी भी सॉर्टिंग दे सकते हैं. इसमें तो हमें इजी दिया सिलेक्शन सॉर्ट. अब जैसे अभी विशिष्ट ने पूछा है कि मैम मर्ज सॉर्ट वाला एक्सप्लेन कर दो, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू मर्ज सॉर्ट आल्सो. बट बिफोर वी मूव ऑन, सो उसके बाद आपके पास यूनिट 2 का क्वेश्चन है. हमने अभी सिर्फ यूनिट 1 वाले करने. ठीक है. सो नाउ let's open another question paper. दो हजार तेईस में से दिया था ना मैंने आपको मर्ज सॉर्ट. नहीं, 23 में नहीं था, उससे पिछले वाले में था मर्ज सॉर्ट. ये तो हमने कर लिया था बबल सॉर्ट वाला पिछली क्लास में. ये वाला कह रहे हो. देखो इसमें भी आपका सिलेक्शन सॉर्ट आया रखा है, तो इसको आप कर सकते हो उस तरीके से. अब ये है आपका 12-34 मर्ज सॉर्ट से. ट्वेल्व 34
43, ये शायद मैंने एक बार पहले भी कराया है आप लोगों को। 43, 2156, 2156, 32, 90, 18, 32, 90 and 18। ठीक है, अब इसको आपको करना है मर्ज सॉर्ट। सो मर्ज सॉर्ट का क्या होता है, रिकर्सिव प्रोसीजर है। इसमें भी हम बिगिनिंग और एंड लेते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 एलिमेंट्स हैं। तो आपका बिगिनिंग इनिशियली 0 होगा, एंड इनिशियली 9 होगा। मिड निकाला जाएगा विच विल बी 0 + 9/2 विच इज 4। सो हम मर्ज सॉर्ट को कॉल कर लेते हैं 0 to 4 के लिए। तो यहां से आपके पास लिस्ट के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 0 to 4 एक, एंड मिड +1 का अलग हो जाएगा, बिकॉज इट विल मेक 2 कॉल्स, है ना। ये 2 कॉल्स करता है। एक क्या होता है, मर्ज सॉर्ट ए बिगिनिंग कॉमा मिड, और दूसरी कॉल होती है आपकी मर्ज सॉर्ट ए मिड +1 कॉमा एंड, लाइक दिस। इस तरह से कॉल्स होती है ना। सो ये हमारी कॉल्स हुई, ठीक है। अब ये फर्दर होगा। अब इसमें बिगिनिंग कितनी है, 0, एंड है 4, तो मिड निकाला जाएगा। मिड होगा 0 + 4/2 विच इज 2। तो 2 तक आपकी लिस्ट अलग हो जाएगी। सो 12, 34, 43 ये अलग हो गया, और 3 से 4 तक आपके पास अलग हो गया। फिर फर्स्ट हाफ का हम शुरू करेंगे। सो मिड आ जाएगा 0 + 2/2 विच इज 1। सो 12 और 34 अलग हो गए, और ये अलग हो गया। फिर ये अलग हो जाएंगे, 12 अलग, 34 अलग, एंड ये अब यहाँ पे तो अभी हम जा ही नहीं रहे, ठीक है। एंड हमें पता है कि हर सिंगल एलिमेंट अपने आप में सॉर्टेड होता है। एवरी सिंगल एलिमेंट इज सॉर्टेड इन इटसेल्फ। तो अब हम इन दोनों पार्ट्स को मर्ज करेंगे। सो हमने शुरू में डिस्कस किया था, मर्जिंग का मतलब होता है कंबाइनिंग 2 सॉर्टेड लिस्ट इनटू अ थर्ड सॉर्टेड लिस्ट। तो 12 और 34 में से छोटा कौन सा है, 12। फिर 34 इसके पीछे अटैच हो जाएगा। ये पार्ट सॉर्ट हो गया। फिर अब इन दोनों को मर्ज करेंगे, क्योंकि ये अकेला है, ये सॉर्टेड है। सो 12, 34, 43 ये मर्ज हो गया। जब ये हो जाएगा तो हम इसके सेकेंड हाफ पे आएंगे। अब इसमें ये अलग डिवाइड हो गया, ये अलग। जब ये मर्ज होगा तो ये ऐसे बन जाएगा। अब जाकर आपके ये दोनों पार्ट सॉर्टेड है, तो ये दोनों सॉर्टेड पार्ट्स अब मर्ज होंगे। अब ये सॉर्टेड पार्ट्स मर्ज होंगे तो ये बन जाएगा 1, 2, 12, 34, 43। सो मेरा ये पार्ट सॉर्ट हो गया। और ये मर्जिंग का पूरा वो लॉजिक है कि वो 12 और 1 को कंपेयर करेगा, 1 छोटा है तो इधर आ जाएगा। फिर वो 2 और 12 को कंपेयर करेगा, 2 छोटा है तो इधर आ जाएगा। ये लिस्ट खत्म हो गई, तो जो इस लिस्ट में बचे हुए एलिमेंट्स है वो पीछे ऐड होता है। सो आई गेट इट लाइक दिस, ठीक है। सो इस तरह से ये मेरे पास आ गया। सो फर्स्ट हाफ इज सॉर्टेड। सो फर्स्ट हाफ इज सॉर्टेड। नाउ वी हैव टू डू द सेम थिंग फॉर द सेकेंड हाफ, ठीक है। सो आपको सेकेंड हाफ के लिए भी यही काम करना है। इसमें बिगिनिंग 5 है, एंड 9 है। So mid will be 5 + 9/2. So that is going to be 9 + 5 is 14. 14/2 is 7. So 5, 6, 7. So 5, 6, 32. 5, 6 तो वैल्यूज है, बट मैं पोजीशन के हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है। सो पोजीशन के हिसाब से हमारे ये 2 इसके पार्ट्स हो गए। अब इसमें फिर आपका 5 + 7/2 होगा, दैट इज गोइंग टू बी 6। तो 5 और 6 ये एक बन गया, ये अलग बन गया। ये अभी फिर इसके टुकड़े होंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। अब ये अलग अलग होने के बाद मर्ज होंगे, ठीक है। सो ये आपके अलग अलग होने के बाद मर्ज होंगे। अब जब ये मर्ज होंगे, हो गया मेरा कर्सर। तो ये बन जाएगा 5, 6, फिर वो मर्ज होगा, वो बन जाएगा 5, 6, 32, और फिर 90 और 18 अलग से सॉर्ट होंगे। ठीक है, तो पहले तो यही आपके आपस में मर्ज हो जाएंगे। फिर ये 32 यहाँ पर अलग से है, ये मर्ज होके बन जाएगा
5 6 32 फ्रॉम 5 to 7, फिर यहाँ पर ये 90 अलग हो गया, 18 अलग हो गया, ये मर्ज हो गए और फिर ये सारे आपस में मर्ज हो गए, 5 6 18 32 90. So 5 to 9 is merged, 0 to 4 is merged, and now is the time to merge them all together. तो अब वो चेक करेगा 1 और 5 में से छोटा कौन सा है, 1, 2 और 5 में से 2, 12 और 5 में से 5, 6 और 12 में से 6, 12 और 18 में से 12, 18 and 34 में से 18, 32 and 34 में से 32, 90 and 34 में से 34, 90 and 43 में से 43. At the end, 90 is attached. And my list is sorted. So this is how you have to show it. So इस तरीके से आपको कुछ जो है वो करके दिखाना होगा in your exam. ठीक है, so ये आपको करके दिखाना होगा. मैं ये भेज दूंगी आपको WhatsApp पर. Let me just save it. ठीक है, सो इसका जो कोड है वो रिकर्सिव है. आपका जो मर्ज सॉर्ट है वो तो सिंपल है, आपने सिर्फ 2 मर्ज सॉर्ट की कॉल करनी है और एक मर्ज की कॉल करनी है. बट उसके बाद आपका जो मर्ज वाला फंक्शन है उसमें आपकी कोडिंग होती है कि आप ये दो पार्ट्स को आपस में कैसे मर्ज कर रहे हो, राइट? सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? वशिष्ठ, समझ आ गया कैसे करोगे इसको? क्लियर है? ठीक है, इसमें जैसे आया हुआ है हाउ 2 डायमेंशनल एरेज आर internally stored, what is column major and row major matrices. ठीक है, अब ये देखो, ये 5 मार्क्स का है. एड एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 2 स्पार्स मैट्रिसेस. तो आप इसमें क्या करोगे, दोनों मैट्रिसेस को पहले रो जो ट्रिपलेट्स फॉर्म है उसमें लिखोगे और फिर दिखाओगे कि आप किस तरह से इसकी सब्ट्रैक्शन करोगे. सो डायरेक्टली करके नहीं दिखाना है, इसको ट्रिपलेट फॉर्म में लिखना है. ट्रिपलेट फॉर्म में लिखने के बाद देन यू विल परफॉर्म. जैसे फर्स्ट वाले की रिप्रेजेंटेशन क्या है, आर सी वैल, ये आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये आपकी सेकेंड मैट्रिक्स है. ठीक है, तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो ये तो सेम ही रहेंगे क्योंकि इनमें से तो 0 ही माइनस हो रहा है, पोजीशन सेम है ही नहीं. बस यहाँ 1 1 पे आपकी एंट्री एक और हो जाएगी एंड दैट विल बी -2. क्योंकि 0 -2 कर रहे हो तो रिजल्ट जो है वो 1 1 -2 हो जाएगा. फिर आप अपनी मैट्रिक्स बना के दिखा दोगे कि ये तो आपके पास 5 और 0 ही आएंगे. 1 1 का मतलब है यहाँ पर -2 आ जाएगा. रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम. ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट इसको आप करके देखना. प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, बाकी तो लिंक है इसके क्वेश्चन. सिलेक्शन सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट को कंपेयर करना है बाय देयर सॉर्टिंग एल्गोरिथम एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी. Which sorting technique is better and why? Explain with example. तो आपके सिलेबस में जो है उसमें से मर्ज सॉर्ट बेटर है, वैसे क्विक सॉर्ट बेस्ट होती है क्योंकि उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो हर केस में वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस में सिमिलर होती है. ठीक है, विच सर्चिंग टेक्निक इज बेस्ट अंडर व्हाट कंडीशन? ये तो सिंपल है कि अगर आपका डेटा छोटा है और ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब सॉर्टेड नहीं है, तो लीनियर सर्च इज बेस्ट. और अगर आपका डेटा सॉर्टेड है and large amount of data you have and we have direct access, क्योंकि बहुत जरूरी है बाइनरी सर्च के लिए कि डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए. लीनियर सर्च तो आपकी सीक्वेंशियल में चल जाती है, जैसे लिंक लिस्ट में बाइनरी सर्च नहीं चल सकती. ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. हैशिंग मेथड्स एक्सप्लेन करो. सो टिपिकल सेट ऑफ क्वेश्चंस.